सो हेलो गाइस। तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त महीने के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला डीएसपी कौन बनी है? तो आंसर होगा मनीषा रुपेता। तो पाकिस्तान में मनीषा रुपेता ये पहली हिंदू महिला हैं जो कि डीएसपी बनी है। आपको याद है पाकिस्तान में सिविल जज नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा सुमन कुमारी। और अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज ये कौन बनी थी? ज्योति मुंडाल, पश्चिम बंगाल में। और ट्रांसजेंडर से याद आएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रही है। और वैसे कौन सा राज्य ट्रांसजेंडरों को जॉब में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना? तो आंसर होगा कर्नाटक। अच्छा, जस्टिस आयशा मलिक का नाम भी आपको याद होगा, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी थी ये। अच्छा, वैसे अभी बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन बनी थी? तशनुवा अनन शिशिर। और पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी थी सारा गिल। वैसे अभी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? शहबाज शरीफ। ग्वादर पोर्ट ये भी आपको पाकिस्तान में मिलेगा, इस्लामाबाद इसकी करेंसी है। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजय अरोड़ा को। तो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल ये अभी तक थे संजय अरोड़ा, जिन्हें अभी दिल्ली का अगला पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। किनका स्थान लिया इन्होंने? राकेश अस्थाना का, क्योंकि अभी उनका 31 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो गया। तो वन लाइनर में याद रखेंगे, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बन गए? संजय अरोड़ा बन गए। बाकी आप जानते हो अभी वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने थे? इंदरमीत गिल बने थे। टाटा प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? विनायक पाई बने हैं। और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? राजर्षि गुप्ता बने। अब दिल्ली से दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी दिल्ली के नए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने और दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने, ये आप बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताओ, अभी हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सत्येंद्र प्रकाश को। तो अभी सत्येंद्र प्रकाश को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने किनका स्थान लिया? जयदीप भटनागर का स्थान लिया, जो कि अभी 31 जुलाई को रिटायर्ड हो गए थे। आपको याद होगा इसी तरह से रंजना प्रकाश देसाई का नाम, वो भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनी थी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ कौन बने? आशीष कुमार चौहान। जबकि अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने थे एसएस मुंदड़ा। आप जानते हो अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा पारितोष त्रिपाठी। अच्छा, त्रिपाठी से आपको याद आएगा विनय कुमार त्रिपाठी का नाम, ये अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने थे। और विनय से विनय कुमार सक्सेना का नाम भी याद आएगा, जो कि अभी दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने, जो अभी तक केवीआईसी के चेयरमैन थे। तो अब आप कहोगे कि केवीआईसी के अब चेयरमैन कौन बन गए? तो आंसर होगा मनोज कुमार बन गए। तो इस तरह से चीजों को आप एक दूसरे से लिंक करते हुए याद करो, आपको बेनिफिट होगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज किसे दिया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर एसएल थाउसेन को, यानी कि सुजॉय लाल थाउसेन को। अभी हमने पीछे पढ़ा था आईटीबीपी के जो अभी तक डायरेक्टर जनरल थे संजय अरोड़ा, वो अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। तो सशस्त्र सीमा बल के जो डायरेक्टर जनरल हैं ये डॉक्टर एसएल थाउसेन, इनको अब आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दे दिया गया। मतलब जब तक यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं आ जाता व्यक्ति, तब तक ये उसका कार्यभार संभालेंगे। आईटीबीपी ये चाइना भारत की सीमाओं पर हमारी रक्षा करती है। आपको याद है एनसीसी के अभी डायरेक्टर जनरल बने थे, गुरबीर पाल सिंह नाम है। असम राइफल्स के प्रदीप चंद्रन नायर हैं और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा शिलोंग में। और एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल का नाम है अतुल करवाल, नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने? तो आंसर होगा हिमांशु पाठक। तो अभी वरिष्ठ वैज्ञानिक हिमांशु पाठक को कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक बनाया गया है। बाकी टाटा प्रोजेक्ट के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे विनायक पाई। रेल टेल के सीएमडी कौन बने? संजय कुमार। और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने राजेंद्र प्रसाद। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में राष्ट्रपति का मानद सर्जन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दलजीत सिंह को। तो भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा के महानिदेशक
लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मानद सर्जन के रूप में नियुक्त किया गया। द्रौपदी मुर्मू आप जानते ही हो, ये हमारी पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर की है ये, और इनके ही मानद सर्जन बने हैं दलजीत सिंह नाम है। अभी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने? संदीप कुमार गुप्ता। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने? मोहम्मद जलूद। और इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए डायरेक्टर कौन बने? तपन कुमार डेका बने। ये नाम भी न्यूज में है, याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय टीम ने लॉन बॉल में कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो भारतीय लॉन बॉल टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। किस तरह से इतिहास रचा बताएंगे अभी। पहले यहां देख लो किसको हराया। हमने साउथ अफ्रीका की टीम को हराया। ये हमारी जो लॉन बॉल टीम है। अब इतिहास क्यों रच दिया? वो इसलिए क्योंकि भारत ने लॉन बाउल्स में पहली बार कोई मेडल जीता, और वो भी गोल्ड। हमारी लॉन बॉल टीम में ये जो गोल्ड जीता, इसमें 4 महिला खिलाड़ी हैं। क्या नाम है? लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी सेकिया और रूपा रानी टिर्की। अच्छा, प्रश्न तो यहाँ पे एग्जामिनर ये भी बना सकता है कि जो लॉन बॉल स्पोर्ट्स है, यह भी न्यूज में आ गया, तो इसमें जो बॉल इस्तेमाल की जाती है उसका वजन कितना होता है? तो करीब 1.5 किलो की वो बॉल होती है। बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। अच्छा, ये आप जरूर देख लो, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि पहली बार कब हुए थे? ये 1930 में हुए थे। उसके बाद हर 4 साल में हो रहे हैं, केवल 2 बार को छोड़ करके। 1942 और 1946 में ये नहीं हुए थे। उसके अलावा तब से ये हर 4 साल में होते हैं, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे, चलो बताओ, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुरेश एन पटेल को। तो सतर्कता आयुक्त थे ये सुरेश एन पटेल, जिनको अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। किनका स्थान लिया इन्होंने? संजय कोठारी का। आप जानते हो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये किस समिति की सिफारिश पे बना था? तो आंसर होगा केस संथानम समिति। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1964 में। और अभी नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। वैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं दिनकर गुप्ता। ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी अगस्त 2022 में भारत के लिए विश्व बैंक का कंट्री निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अगस्त तानो कुआमे। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने अगस्त तानो कुआमे को भारत का कंट्री निदेशक नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे? जुनैद कमाल अहमद का। ये आइवरी कोस्ट देश के हैं, अगस्त तानो कुआमे। अच्छा, अगर आपको याद है तो बताओ, अभी किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया था? बाकी वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। आदर्श वाक्य क्या है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। बाकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कौन बने? गिलबर्ट होंगबो बने, और इस पद पर आने वाले ये पहले अफ्रीकी भी हैं। बाकी अमेरिकी गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुलिवन। अभी इन्होंने एबेल पुरस्कार जीता था 2022 का। और फ्रांसिस कैरे प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी बने थे ये। और अभी प्रश्न पूछा था मैंने आपसे कि अभी किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया? तो आंसर होगा इंदरमीत गिल को। ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे, अच्छा बताओ, अगस्त 2022 में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएम ऑफिस में निदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्वेता सिंह को। तो अभी श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी आप जानते हो डीजे पांडियन का नाम। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने डीजे पांडियन को गिफ्ट सिटी में अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक बनाया था। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी है? रुचिरा कंबोज बनी है। और अभी साउथ सुडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर कौन बने थे? मोहन सुब्रमण्यम बने थे। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पढ़ते आगे, चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेरेमा लाल रिनुंगा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। तो भारत की 19 साल की वेटलिफ्टर हैं जेरेमा लाल रिनुंगा। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 67 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 300 किलोग्राम का भार उठा करके ये गोल्ड जीता, और ये कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारा दूसरा गोल्ड है। पहला गोल्ड जीत करके आई थी मीराबाई चानू। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और भी गोल्ड हमारे पास है, वो आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे।
अच्छा, मीराबाई चानू ने किस कैटेगरी में गोल्ड जीता, ये कैटेगरी आप जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, क्योंकि अभी टोक्यो ओलंपिक जो गेम्स हुए थे वहां से एक प्रश्न अभी एग्जाम में आया था और उसमें कैटेगरी ही पूछा गया था कि किस किलोग्राम कैटेगरी में। तो मीराबाई चानू ने तो 49 किलोग्राम कैटेगरी में और जेरेमा लाल रिनुंगा ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता। दोनों वेटलिफ्टर हैं, रखना। 2022 वाले ये कहां पे, बर्मिंघम यूके में। इसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या है, पैरी द बुल। और इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया, तो यहां से भी एक प्रश्न बनेगा कि इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान किसे बनाया गया था, हरमनप्रीत कौर को। और इसमें उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक हैं वो दो जने हैं, एक तो हमारी शटलर पीवी सिंधु है और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है मनप्रीत सिंह वो हैं। और अगले वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वाले वो कहाँ पे होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। अब बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अंचिता शेवली ने कौन सा पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता है। और ये भारत का तीसरा गोल्ड है जो किसने जीता, अंचिता शेवली ने। अब आपसे पूछा जाएगा इनका संबंध किस खेल से है, ये भी वेट लिफ्टर हैं। तो 73 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता। कितना किलोग्राम भार उठाया इन्होंने, 313 किलोग्राम का भार उठा करके गोल्ड जीता इन्होंने। इससे पहले दो हमने कौन कौन से पढ़े, पहला जीता था मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में, दूसरा जीता था जेरेमा लाल रेनुंगा ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में, और अब ये तीसरा गोल्ड जीता है अचिंता शेवली ने 73 किलोग्राम कैटेगरी में। अच्छा, अगर साथ में अपन ये भी बात करें कि ये किस किस स्टेट से हैं, तो आप जानते ही हो मीराबाई चानू तो मणिपुर से हैं, जेरेमा लाल रेनुंगा ये मिजोरम से हैं, और अचिंता शेवली ये पश्चिम बंगाल से हैं। ये भी आप ध्यान रख लो। इनके अलावा संकेत सागर नाम भी याद रखो, ये भी वेटलिफ्टर है। इन्होंने 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता। और बिंदिया रानी देवी, इन्होंने भी 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता। ये भी वेटलिफ्टर हैं। बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पीछे हमने पढ़ा, तो अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने महिला यूरो चैंपियनशिप को जीत लिया, तो आंसर होगा इंग्लैंड ने। तो अभी इंग्लैंड ने जर्मनी को हरा करके महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट को जीत लिया है। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाले ये कहाँ पे हो रहे हैं, तो ये कतर दोहा में, और अगले जो होंगे 2026 में वो 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और फुटबॉल से एक ट्रॉफी आप याद रखो, संतोष ट्रॉफी। अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता, केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और फीफा की बात है तो फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष कौन है, ज्ञानी इन्फेनिटो। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया, तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो रेड बुल के ड्राइवर है ये मैक्स वर्स्टपन, जिन्होंने हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। तो याद रखना, ये रेड बुल के ड्राइवर है। और अभी हमने पढ़ा भी था कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है, तो आंसर होगा सेबेस्टियन वेटेल। ये भी रेड बुल के ड्राइवर है। और आपसे पूछे कि इस साल लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया था, तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन को। और महिलाओं में किसे चुना गया था, यानी कि वुमेन्स ऑफ द ईयर, तो जमैका के ओलंपिक स्प्रिंटर हैं एलेन थॉम्पसन को। याद रखना ये नाम भी। बढ़ते आगे। चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र के एथलीट कौन है, तो आंसर होगा अनाहत सिंह। तो 14 साल के स्क्वैश प्लेयर हैं ये, क्लास 9वीं में पढ़ती हैं और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई हैं। ये दिल्ली की रहने वाली है। एक्चुअली में 2022 में एशियाई जूनियर स्क्वैश में जीत के बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया था। आप जानते हो जानवी डांगेती को, ये 19 साल की है और अभी सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनी। और अभी देश के सबसे युवा स्पीकर कौन बने, राहुल नॉर्वेकर, महाराष्ट्र विधानसभा में। लक्षिका डागर का नाम याद होगा आपको, मध्य प्रदेश से सबसे युवा यानी कि मात्र 21 साल की उम्र में सरपंच बनी थी ये लक्षिका डागर। ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है और ये सारे न्यूज में रहते, ध्यान होने चाहिए आपको। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कौन सा मेडल जीता, तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। किसको हराया, सिंगापुर को। और मैं यहाँ पे आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के टेबल टेनिस टीम इवेंट में भारत का ये लगातार दूसरा गोल्ड मेडल है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा बताओ,
अभी जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है। तो ये जो आयोजन है ये भारत सरकार के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इसके द्वारा किया गया। तो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थापित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। ये एक्सचेंज फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की बिक्री करेगा। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलेटरल एजेंसी बनी थी, जिसने अभी डायरेक्टर जनरल बनाया अपना डीजे पांडियन को। और अभी प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद में ही इन स्पेस के मुख्यालय का भी उद्घाटन किया था। इन स्पेस मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। और भारत की पहली स्टील सड़क ये कहाँ पे बनाई गई? सूरत में। और अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? गांधीनगर में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला भी कहाँ पे रखी गई? गुजरात में, गुजरात के जामनगर में। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, किस राज्य ने 61 दिनों के देश के सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में फिर से पहला स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा तो कोविड-19 के कारण 2020 में विधानसभा सत्र की बैठकों के लिहाजा से देश भर में केरल 8वें स्थान पे था, पर 2021 में केरल विधानसभा सत्र में कुल 61 दिन काम हुआ, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और वैसे आपको बता दें कि 2016 से लेकर 2019 तक केरल विधानसभा बैठकों के मामले में टॉप पे था। और ये डेटा जारी किया है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च थिंक टैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केरल इसमें पहले स्थान पे रहा 61 दिनों के साथ, और उड़ीसा 43 दिनों के साथ इसमें दूसरे स्थान पे रहा। तो ये सब ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो जब भी ऑनलाइन कैब टैक्सी की बात होती है तो आपके माइंड में दो नाम आएंगे, उबर या फिर ओला। मतलब इस फील्ड में इन दोनों का ही दबदबा, इन दोनों का ही राज है, और कई बार इस कारण से ये मनमानियां भी करती हैं। तो अब केरल सरकार ने इन कंपनियों की मनमानियों को खत्म करने के लिए अपनी खुद की सरकारी अफोर्डेबल ई कैब सेवा को शुरू करने की घोषणा की। और याद रखना, देश में किसी भी राज्य सरकार की ओर से शुरू की जाने वाली ये पहली ऑनलाइन कैब सर्विस होगी। इस सर्विस का नाम केरल सवारी होगा। इस सरकारी ऑनलाइन कैब सर्विस से राज्य में चल रहे ऑटो रिक्शा और टैक्सियों को जोड़ा जाएगा। इसका मकसद क्या है? पब्लिक को अफोर्डेबल रेट्स पर सुरक्षित और विवाद मुक्त यात्रा सेवा मुहैया करवाना। ये जो सेवा है ये लोगों को ओला और उबर से तो काफी सस्ती पड़ने वाली है। अच्छा, इसी तरह से केरल से आपको एक और पॉइंट याद आता होगा। जिस तरह से आप लोग मूवीज या सीरियल वगैरह देखते होंगे डिज्नी हॉटस्टार या अमेजन प्राइम पे, तो उन्हीं की तरह अब सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भी पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा केरल। आपको याद है भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर होगा केरल में। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन भी केरल में किया गया था। और केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य भी है। उसके अलावा कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य भी आपका केरल ही है। तो ये सब याद रखना आप केरल से, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अगस्त 2022 में भारत और किस देश के बीच में अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा ओमान। तो अभी 1 अगस्त को शुरू हुआ था, जो कि 13 अगस्त तक चला। किस किस के बीच? भारत और ओमान के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसका नाम है अल नजाह 4 मतलब ये इसका चौथा संस्करण है। बात आएगी कहाँ पे हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। इसका जो पिछला संस्करण था वो मार्च 2019 में हुआ था, ओमान की कैपिटल मस्कट में। वैसे ओमान के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज और करते हैं? तो ईस्टर्न ब्रिज हमने इसी साल किया था, ये एक एयर एक्सरसाइज है। एक अल नगाह नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, ये अल नजाह है, और एक अल नगाह भी होता है। और एक नसीम अल बहर नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं, जो एक नेवल एक्सरसाइज है। आप जानते हो ओमान की कैपिटल मस्कट है, करेंसी है ओमानी रियाल। और एक पॉइंट मैं आपसे पूछूं कि 2024 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पे करेगा? ओमान की कैपिटल मस्कट में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे।
चलो बताओ, अगस्त 2022 में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा वियतनाम। तो 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त 2022 तक भारत और वियतनाम के बीच में ये एक्सरसाइज शुरू हुआ जिसका नाम है विनबैक्स 2022। ये इसका तीसरा संस्करण है जो कहाँ पे हुआ? हरियाणा के चंडी मंदिर में हुआ। इसका पहला संस्करण कहाँ पे हुआ था? 2019 में हुआ था वियतनाम में। अच्छा, वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। करेंसी है वियतनामीज डोंग। आपको याद है अभी दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज ये वियतनाम में ही बना है जिसका नाम है व्हाइट ड्रैगन, जिसकी लंबाई है 632 मीटर। अभी 31वां साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2022 के ये कहाँ पे होने? वियतनाम में, जिसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? साउला। और अगले वाले 2023 में कहाँ पे होंगे? कंबोडिया के कैपिटल फ्नॉम पेन में। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में भारत किस देश में होने वाले ब्लैक पिच अभ्यास में शामिल होगा? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको याद रखना है, ब्लैक पिच एक्सरसाइज ये केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नहीं होती, ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि और भी कई देश इसमें हिस्सा लेते हैं। इस बार बात करोगे तो टोटल 17 देश हिस्सा ले रहे हैं। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया। इसका आयोजन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। ये एक एयर एक्सरसाइज है जो कि हर 2 साल में होती है, पर लास्ट कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई थी, तो आप कहोगे कि ये 4 साल बाद हो रही है। लास्ट इसका एडिशन हुआ था 2018 में। इस बार की बात करो कब से कब तक? 19 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक। कहां पे भाई आयोजन कौन कर रहा है इसका? ऑस्ट्रेलिया। तो होगी कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में ही। वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हम और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो ऑस इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं और मालाबार नाम की एक्सरसाइज भी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। आपको याद होगा अगले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2026 में वो कहां पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। और इस बार वाले कहां पे हुए? बर्मिंघम यूके में। और 2032 वाले जो समर ओलंपिक हैं ये होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ ये भी आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। हिंदी में बोलेंगे तो मूंगा चट्टाने। अच्छा बताओ, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या नाम है? माउंट कोस्कियुस्को। और आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया में आपको 5 मरुस्थल मिलेंगे, इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ 5 डेजर्ट भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई? तो आंसर होगा सावित्री जिंदल। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार सावित्री जिंदल या $18 बिलियन की संपत्ति के साथ चाइना की यॉन हेयान को पछाड़ करके एशिया की सबसे धनी महिला बन गई हैं। सावित्री जिंदल की बात करें तो ये अपने दिवंगत पति ओम जिंदल के द्वारा स्थापित ओपी जिंदल ग्रुप की ये अध्यक्ष है, और ये कंपनी जो है ये भारत में स्टील की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक है। इसके अलावा ये सीमेंट में, ऊर्जा में, बुनियादी ढांचे में भी काम करती है। तो इनका नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, वैश्विक दूध उत्पादन 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर होगा पहला। तो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन 2022 का डेटा रिलीज हुआ है, उसमें भारत टॉप पर है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। और भारत में अगर बात करें तो मिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में होता है। और वर्ल्ड में भारत में, मतलब पूरी दुनिया में जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसका 23% अकेले भारत में होता है। ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार अगर बात करते हैं तो 1950-51 में जो दूध का उत्पादन था वो 17 मिलियन टन था, और अभी 2020-21 में ये बढ़कर के कितना हो गया? 209.96 मिलियन टन हो गया। आपको याद हो तो भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक ऑपरेशन भी चलाया था, ऑपरेशन फ्लड 1960 में। चलो आप बताओ, श्वेत क्रांति का जनक, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और उनका जन्मदिन कब होता है? 26 नवंबर को। उस दिन कौन सा डे मनाते हैं? नेशनल मिल्क डे। वैसे 26 नवंबर को संविधान दिवस भी होता है। और वर्ल्ड मिल्क डे पूछेंगे तो 1 जून आंसर करना। चलो बताओ, अभी प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में दूध वाणी नाम से सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा गुजरात में। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अगस्त को।
तो फेफड़ों के कैंसर से संबंधित चुनौतियों और खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। और कैंसर डे अगर आपसे पूछे तो वो तो 4 फरवरी को मनाते हैं। चलो आप तो ये बताओ, किस राज्य सरकार ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की थी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अगस्त को ही। तो हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। और 1 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत सरकार ने 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया, जिसके अनुसार ट्रिपल तलाक को एक आपराधिक अपराध घोषित किया गया। और वुमेन से आपको 2 डे और याद होंगे। इंटरनेशनल वुमेन डे जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, और एक नेशनल वुमेन डे होता है जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलो आप मुझे बताओ, किस राज्य ने राज्य की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछे नारी को नमन योजना, ये किसने शुरू की? ये हिमाचल प्रदेश में। क्या होता है इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य की महिलाओं को वहां की जो सरकारी बसें हैं उसमें किराए में 50% छूट मिलेगी। और अगर आपसे पूछे किस राज्य में खुलेगा पहला महिला बैंक? तो आंसर होगा राजस्थान में। किस नाम से? राजस्थान महिला निधि। ये केवल महिलाओं के द्वारा संचालित होगा और महिलाओं को आसानी से इसमें लोन मिलेगा। वैसे 1 अगस्त को हम वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाते हैं, ये भी आप यहीं पे ध्यान रख लो। हम बढ़ेंगे आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसने लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा संयुक्ता दास ने। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, इन्होंने इस लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक को लॉन्च किया है, जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान के अनुभवों और परेशानियों पर लिखी गई कविताओं का कलेक्शन है। तो कवयित्री हैं ये संयुक्ता दास। इन्होंने इन कविताओं के जरिए समाज की इस सबसे महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान मानवता की आशाओं, आकांक्षाओं, दुखों और कष्टों को दर्शाने का प्रयास किया है। फैजल फारूकी का नाम याद है आपको? अभी दिलीप कुमार जो एक्टर थे उनके ऊपर बुक लिखी इन्होंने। बुक का नाम है इन द शेडो ऑफ ए लेजेंड बुक, दिलीप कुमार। जे सिंह याद होगा, द मैकमोहन लाइन नाम से बुक लिखी इन्होंने, जिसको लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। और डॉक्टर सोनू फोगाट की बात करेंगे तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? अष्टांग योग, जिसको लॉन्च किया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा संजय बारू ने। तो अभी लेखक संजय बारू ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो बुक है ये स्वतंत्र भारत के पिछले 75 सालों को दिखाती है, वही आजादी का अमृत महोत्सव। आप जानते हो अभी रशीद किदवई ने कौन सी बुक लिखी थी? लीडर्स, पॉलिटिशियन एंड सिटीजन। और गीतांजलि श्री का नाम आप तो जरूर जानते होंगे, टॉम्ब ऑफ सैंड नाम की बुक लिखी, जिसके लिए इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला था। इस बुक का ट्रांसलेट किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। ये भी नाम याद रखना। और अश्विनी श्रीवास्तव डिकोडिंग इंडियन बाबू डूम नाम की बुक लिखी। अच्छा, वैसे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। वो अश्विनी वैष्णव है या अश्विनी श्रीवास्तव है? बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर की .5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया? तो आंसर होगा गन हिल। तो भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल के द्रास में .5140 को गन हिल नाम दिया गया। अब ये .5140 क्या है? तो ये तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स में दुश्मन के कब्जे वाली सबसे ऊंची चोटी थी। अच्छा, कारगिल दिवस कब मनाते हैं हम? 26 जुलाई को मनाते हैं। और आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि भारतीय सेना ने किस एक्ट्रेस के नाम पे गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा था? तो आंसर होगा विद्या बालन। वैसे हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अभी उन्होंने पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा था। और हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत जी थे। इनका तो निधन हो गया, लेकिन उनके नाम पे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है। अच्छा, आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। और एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और
एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार हैं। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिलों को बनाने का फैसला किया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। पहले पश्चिम बंगाल में 23 जिले थे जो अब बढ़कर के 30 हो गए हैं। और इन 7 जिलों के नाम क्या है? वैसे आप सबको नहीं याद रखने, अगर कोई स्टूडेंट पश्चिम बंगाल से है, वो वहां का स्टेट का पेपर देता है, तो उनको ध्यान रखने हैं केवल। तो ये नाम है बहरामपुर, कांडी, सुंदरवन, बशीरहाट, इच्छामती, राणाघाट और विष्णुपुर। आप तो जानते ही होंगे, कर्नाटक का भी 31वां नया जिला बना था। क्या नाम है उसका? विजयनगर है। पंजाब का भी 23वां नया जिला कौन सा बना था? मलेरकोटला। और तमिलनाडु का 38वां जिला बना था मयिलादुतुरई। और इसी तरह से अभी कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बने हैं। पहले से 13 थे, 13 नए बन गए, तो टोटल कितने हो गए? 26 हो गए। ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोसा का निधन हो गया? तो आंसर होगा फिलीपींस। तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे ये फिदेल रामोस, इनका नाम था। इनका निधन हो गया। इससे पहले उन्होंने फिलीपींस के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी काम किया। उन्होंने कोरिया और वियतनाम युद्ध में भी हिस्सा लिया था। अच्छा, फिलीपींस की बात करते हैं। इसकी कैपिटल मनीला है, जहां पे आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी फिलीपीन पीसो है। आपको याद है भी फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? फर्डिनेंडो मार्कोस जूनियर। आपको अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? फिलीपींस में। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कटक, उड़ीसा में। और फिलीपींस ही पहला देश बना था गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला। अच्छा, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को कौन खरीद रहा है? तो भी आंसर होगा फिलीपींस। याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस देश से 2 MH-60R बहुभूमिका मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए? तो आंसर होगा अमेरिका। तो MH-60R, इसी को रोमियो हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं। और अब तो आप सभी आंसर कर दोगे, ये हमने अमेरिका से लिए हैं। वैसे अमेरिका से हमने अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर भी लिए हैं, ये भी याद रखना। एक्चुअली में आपको याद हो तो ये बात 2019-20 की है। भारत और अमेरिका के बीच में एक फाइनल डील हुई थी, जिसमें भारत ने कहा था कि वो अमेरिका से MH-60R यानी कि रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदेगा। और कितने? 24 खरीदेगा। तो अभी 2 हेलीकॉप्टर आ चुके हैं। कहां पे आए, कहां पहुंचे? ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये डील 15,000 करोड़ रुपए में फाइनल हुई थी। और ये भी याद रखना, इस हेलीकॉप्टर को सी हॉक हेलीकॉप्टर भी कहा जा रहा है। अच्छा, इसे किसने बनाया? अमेरिका के लॉकहेड मार्टिन कंपनी ने इसको बनाया। आपको याद होगा रशिया से हमने S-400 मिसाइल और कामोव हेलीकॉप्टर लिया है। फ्रांस से राफेल लिया है, आप सभी जानते हो। किस कंपनी ने बनाया? डसोल्ट कंपनी ने। और इसे हमने कहां पे प्राप्त किया था? अंबाला एयरबेस पे ये उतरा था। और फिर हमने इसे गोल्डन स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया था। अगर आपसे पूछा जाए राफेल को उड़ाने वाली पहली फीमेल का नाम क्या है, तो आंसर होगा शिवांगी सिंह। आपको याद होगा अभी भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर, क्या नाम है उसका? INS विक्रांत अभी भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। और बताओ कि अभी किसने अमेरिका के लिए क्विक रेस्पॉन्स फाइटिंग व्हीकल बनाया? तो आंसर होगा टाटा ने। और वैसे हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। विवेक राम चौधरी एयर चीफ मार्शल है। और आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे। याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, पिंगली वेंकैया पर डाक टिकट ये किस दिन जारी किया गया? तो आंसर होगा 2 अगस्त को। आपको पता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिजाइनर कौन थे? यही थे, पिंगली वेंकैया। इनका जन्मदिन होता है 2 अगस्त को। और उसी दिन इनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। कब हुआ था इनका जन्म? 2 अगस्त 1876 को। इस बार इनकी 146 नंबर की जयंती है। कहां पे हुआ था इनका जन्म? मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और तिरंगे से एक डे आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस, यानी कि इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे। कब? 22 जुलाई को। अच्छा, हमारे तिरंगे के बीच में जो चक्र है, जिसे आप कहते हो अशोक चक्र, उसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। और हर घर तिरंगा अभियान 13 से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान में क्या करना है? घरों से तिरंगा फहराना है। क्या उद्देश्य है? देशभक्ति की भावना जगाना।
और याद रखना, राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया था विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्र ध्वज। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रतिभा रे। तो अभी भारत के उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में प्रख्यात उड़िया लेखिका डॉक्टर प्रतिभा रे को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन्हें 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, 2007 में पद्मश्री मिल चुका है और 2022 में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। आपको याद होगा 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो आंसर होगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। और अगर आपको याद हो तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम याद होगा आपको। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको 1913 में गीतांजलि के लिए। और इन्हीं से एक प्रश्न भी एग्जाम में पूछा भी गया था कि इन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड सम्मान दिया था कब? 1915 में। पर 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ये नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। ये प्रश्न आपके अभी एग्जाम में आया था। और इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आपको बताता हूँ, वो आप ध्यान रखना कि आप जानते हो ना भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू जी। वहीं जिनके जन्मदिन को यानी कि 13 फरवरी को आप लोग नेशनल वुमेन डे के रूप में मनाते हो। उन्होंने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना केसर ए हिंद का खिताब वापस कर दिया था। चलो आप तो ये बताओ, अभी यूके संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तनुजा नेसारी को। भारतीय वास्तुकार हैं बीवी दोषी। अभी इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया था। और आरजे उमर निसार, ये जम्मू कश्मीर से हैं। यूनिसेफ ने प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार यानी कि इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। ये आप ध्यान रखना बढ़ते आगे। तो गाइज ये लीजिए, अगस्त महीने के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट था। इनका क्विज बना दिया गया, फिर से याद दिला रहा हूँ, क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है। प्रैक्टिस आप जरूर से करना, PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। थैंक यू।